हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। 2 क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती हैं और एक लाइव क्लास रहता है। क्लास के टाइमिंग में एक बार आप लोगों को बता दूं, मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सिलेबस को, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस सेम है। रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी के सिलेबस को। दोपहर के 12 बजे लाइव क्लास होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन बुक को कवर किया जा रहा है। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप में आपको आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे विथ एक्स्ट्रा मटेरियल, प्लस आपको टेलीग्राम का लिंक भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जहां पे बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप लोगों को दोपहर के 3 बजे लिया जा रहा है। और जेपीएससी जेट का 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से एक मिनिमम फीस देकर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। थ्योरी क्लास में तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो पेड ग्रुप में मिलेंगे ही, साथ ही साथ जब आप टेलीग्राम में टेस्ट दीजिएगा तो इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होते हुए चलेगा। और जीके जीएस का अगर आपको टेस्ट देना है तो उसका एक अलग प्रोसेस है। अगर आप लोग बोलिए कि मैम जीके जीएस का भी हम टेस्ट देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं तब आपको क्लास को टेस्ट को अरेंज करूँगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। दोपहर के 12 बजे तो एनसीईआरटी को कवर किया जा रहा ही है, और रात के 8 बजे अब आप लोगों के लिए मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए और यूपी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, जहाँ पे हम लोग 80 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है। और बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको मुझे करवाना चाहिए वैसे टॉपिक है, उन सभी को मैं आपको करवाते हुए चलेंगी। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट के 1 की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग 80 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और जिस क्वेश्चन को मुझे आपको डील करना होगा, मुझे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में मुझे समझाना होगा, उस क्वेश्चन को मैं आपको समझाते हुए चलूँगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आपके कितने सही हो रहे हैं, या फिर अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर डाउट होता है, कोई भी थिंकर से रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है, तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। या फिर किसी भी थिंकर से रिलेटेड अगर आपको क्लासेस देखनी है, तो चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे थिंकर्स के क्लासेस बने हुए हैं, आप सर्च करके उसको देख सकते हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्लास देख रहे हैं तो आप क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट कर दीजिए, जहां पे सबसे पहले आपको सिलेबस का बारे में जानकारी दी गई है। यूपी पीजीटी का क्लास आप देख सकते हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सोशियोलॉजी का होने वाला है उसका क्लास, उसकी प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, आप लोग जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा है कि स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार हैं। ठीक है, समुदाय का आधार यानी समुदाय की जो विशेषता है कि स्थानीय क्षेत्र होना, सामुदायिक भावना होना, यह किसका कथन है, किनका मानना है, वेस्टरमार्क, समनर, मिकाइवर एवं पेज या पेरेटो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा है कि बंदी गृह एक समुदाय है। बंदी गृह को एक समुदाय किसने माना है, मिकाइवर ने, जिन्सबर्ग ने, ग्रीन ने या गिलीन एवं गिलीन ने। तो किनके द्वारा माना गया है, मिकाइवर जी के द्वारा। ठीक है, मिकाइवर ने बंदी गृह को क्या माना है, ये किसने, बंदीगृह एक समुदाय है। मिकाइवर ने बंदीगृह को क्या माना है कि बंदीगृह जो है वो एक समुदाय के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकरण किया है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, सोरोकिन, स्पेंसर, मार्गन और वेबर, मैक्स वेबर।
किसको क्या बोला जा रहा है? संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूप में, यानी संस्कृति के ये 3 रूप किनके द्वारा बताए गए हैं? तो सरोकिन के द्वारा। उनकी जो पुस्तक थी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, इसमें उन्होंने संस्कृति के 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन सा? इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक मूल्य मुख्यतः एक है, क्या है? सांस्कृतिक अवधारणा है, आर्थिक अवधारणा है, राजनीतिक अवधारणा है या आध्यात्मिक अवधारणा है? तो जो सामाजिक मूल्य है, क्या है? सामाजिक मूल्य का जो संबंध होता है वो कैसा होता है? तो कोई विशेष व्यक्ति से ना होकर पूरा संपूर्ण समाज से होता है, ठीक है, सामाजिक मूल्य, ठीक है, मतलब पूरा समाज से होता है। और ये जो समाज होता है इसके जो सभी सदस्यों का ये मूल होता है, मूल्य होता है। क्या होता है? सभी सदस्यों का मूल्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्य एक सांस्कृतिक अवधारणा है, ठीक है, ये संपूर्ण का अध्ययन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है, मतलब उसके जैसा बनना चाहता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा संदर्भ समूह। क्या हो जाएगा? संदर्भ समूह। संदर्भ समूह इसका सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो हाइमन के द्वारा किया गया था। फिर मर्टन ने जो उनकी पुस्तक थी, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? अमेरिकन सोल्जर। याद रखिएगा, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? अमेरिकन सोल्जर। इसमें उन्होंने इसका अध्ययन किया था, ठीक है। और उनके सहयोगी कौन थे? रोसी। उनके सहयोगी कौन थे? रोसी के साथ उन्होंने इसका अध्ययन किया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण? अर्जित करना माने ग्रहण करना, बाल्यावस्था, नारीत्व, आचार्यत्व या नागरिकता, क्या हो जाएगा? तो आचार्य, तो जैसे हम लोग स्नातक डिग्री लेते हैं ना, स्नातक, स्नातकोत्तर, उसी प्रकार से एक पढ़ाई होता है आचार्य का भी। तो आचार्यत्व जो है वो अर्जित होता है, बल्कि बाल्यावस्था आपको जन्म से ही मिलता है, नारीत्व भी जन्म से ही मिलता है, नागरिकता भी अब जन्म से ही उस देश के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन आचार्यत्व के क्या किया जाता है? इसको अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, अपनी शिक्षा के अनुसार इसको ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का नव स्थानीय नियम है? विवाह का नव स्थानीय नियम है क्या? किसको बोला जाता है? कि नया रसोई घर बनाने वाले पति पत्नी, नया उपासना स्थल निश्चित करने वाले पति पत्नी। मैंने जब परिवार का टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने पूरा इसका अच्छे प्रकार से आप लोगों को बताया था कि नव स्थानीय क्या होता है, किसको हम कहते हैं कि नव स्थानीय? अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी या फिर नया पड़ोस प्राप्त करने वाले पति पत्नी। तो नव स्थानीय का मतलब होता है अपना नया निवास स्थान जो है वो संगठित करने वाले पति पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का तो आधार कौन सा हो जाएगा? आपका नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था जो है यह सामाजिक संरचना का आधार बिंदु है। क्या है? ये आधार बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, वो क्या है? सामाजिक प्रतिमानों को स्थापित किया जाता है, जीव का क्रमिक परिवर्तन है, प्रत्येक वस्तु समाज की है कि को घोषणा करता है, यह समाज को अपनाने का प्रशिक्षण है। तो सामाजिक स्थिरीकरण, ये जो किम्बल यंग के अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि जब व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, और समाज के विभिन्न समूह के सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज को, मालिकों को वो ग्रहण करता है, तो वो समाजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र विश्व सामाजिक भौतिकी है, यह कथन किसका है?
तो समाजशास्त्र को विशुद्ध सामाजिक भौतिकी किसने माना है? आपका सामाजिक भौतिकी कौन मानते हैं? आपके अगस्त कॉम्ट मानते। कौन मानते हैं? अगस्त कॉम्ट, जिन्होंने 1838 में समाजशास्त्र का नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते हैं? आर्य लोग जो है वो किसकी पूजा नहीं करते? वर्षा देवता इंद्र की, सूर्य देवता सूर्य की, अग्नि देवता अग्नि की, या धन की देवी की। तो किसकी पूजा नहीं करते हैं आर्य लोग? धन की देवी की। नेक्स्ट है श्रम विभाजन का आधार क्या है? श्रम विभाजन जो उसका आधार क्या है? जाति व्यवस्था, जनजाति व्यवस्था, श्रम का या समाज का? तो श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति व्यवस्था। ठीक है, आधार जो है उसका जाति व्यवस्था का ये निर्माण करता है। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था सेवा के बदले वस्तु विनिमय है। तो ये क्या करता है? ये आपका जजमानी व्यवस्था सेवा के बदले क्या करता है? तो ये सेवा के बदले वस्तुओं का विनिमय करता है। और ये कैसा है? तो ये एक प्रथा के अनुसार किया जाता है। ठीक है, किसके अनुसार? प्रथा के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित विभिन्नताओं में से कौन सी अत्यधिक मौलिक विभिन्नता है? परिवहन प्रणाली, परिवहन साधन, व्यावसायिक विभिन्नताएं या वर्ग विभिन्नताएं? तो ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक उद्योग को अधिक प्रधानता होती है, जबकि जो नगरीय समाज में द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योग को प्राधान्यता देते हैं। मेनली क्या होता है कि हमें व्यावसायिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में शास्ति से बोध होता है। समाजशास्त्र में शास्ति से बोध क्या का मतलब होता है? पुरस्कारों एवं दंड से। किससे? पुरस्कारों एवं दंड से शास्ति का मतलब। इसके अंतर्गत आपका दंड, निषेध, ये सभी चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। किसमें किया है? तो उन्होंने सामाजिक स्थिति की एवं सामाजिक गति विज्ञान में इसको विभाजित किया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्राथमिक समूह संबंध का उदाहरण है? प्राथमिक समूह संबंध में कैसे संबंध पाए जाते हैं? तो औपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं। कैसा संबंध मिलता है? औपचारिक संबंध देखने को मिलता है। सॉरी, यहाँ पे दिया गया है प्राथमिक संबंध। क्या दिया गया है? प्राथमिक संबंध। प्राथमिक समूह में आपको रक्त संबंध देखने को मिलता है, क्योंकि परिवार, नातेदारी, ये सभी चीज़ें इसके अंदर। औपचारिक तो ये आपका फिर द्वितीयक संबंध के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो सिद्धांत है ये किनके द्वारा दिया गया है? ये कीवर्ड हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता, ये सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है अपराध के साहचर्य विवेदक सिद्धांत। ये भी कीवर्ड हो गया, अपराध का साहचर्य विवेदक सिद्धांत। ये किनके द्वारा दिया गया है? तो सदरलैंड के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया है? सदरलैंड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणी शास्त्रीय प्रत्यय माना है? कि प्रजाति क्या है? एक विशिष्ट प्राणी शास्त्रीय है। तो ये क्रोबर महोदय ने। क्रोबर महोदय ने जो प्रजाति है उसको एक विशिष्ट प्राणी शास्त्रीय माना है, और मानने के बाद उन्होंने इसका 3 भागों में वर्गीकरण किया है। वे कौन कौन सा है? कॉक्सियार्ड, मोंगलियार्ड और निग्रियार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बेगा, बी एल्विन, अंडमान आइलैंड, रॉडक्लिफ ब्राउन, भील, एस.सी. राय, यहो, सिम्बू, डी.एन. मजुमदार। मतलब ये सभी जो जनजातियां हैं और इनका किन्होंने अध्ययन किया था। तो इसमें से आपको सत्य नहीं छांटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील, एस.सी. राय। इन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया था, बल्कि टीनी नायक ने किया था। किसने किया था? टीनी नायक ने इसका अध्ययन किया था। भील जनजाति राजस्थान एवं पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे निवास करती है, और किन्होंने इसका अध्ययन किया था? तो टीनी नायक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 22 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है? किसको हम प्रजाति का निर्धारक नहीं मानेंगे? तो किसको नहीं मानेंगे? जन्म स्थान को, बल्कि त्वचा का रंग, नासिका, केस, ये एक ही प्रकार के प्रजाति के लोगों में पाया जाता है, लेकिन जन्म स्थान नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सांस्कृतिक भौतिक संस्कृति विलंबन कहते हैं? किसको सांस्कृतिक भौतिक विलंबन कहते हैं? तो ये आर्गवन जी के द्वारा दिया गया था।
कि जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति के पीछे रह जाती है तो उसको सांस्कृतिक भौतिक विलंब या सांस्कृतिक विलंबन रखा जाता है, जबकि दोनों पीछे रह जाती है, दोनों में कोई पीछे नहीं रहते, ये सभी चीज़ें इसमें नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी वैधता का अंग नहीं है। ठीक है, कौन सी वैधता का अंग नहीं है? व्यापारिक व्यंग, विद्युत यंत्र, परिवहन, मानविक शक्ति या फिर कविता और संगीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता और संगीत हमारे संस्कृति के अंग है, सभ्यता के अंग नहीं है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो सभ्यता है ये सभ्यता नहीं है बल्कि सभ्यता है। क्या है? ये सभ्यता है, मिसप्रिंट हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो आपका कविता और संगीत जो है ये हमारा संस्कृति का अंग है, सभ्यता का अंग नहीं है। सभ्यता में क्या होता है कि मानव द्वारा निर्मित जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर संस्कृति ग्रहण, सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसातकरण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है। कैसे हम इसे उत्तम ढंग से वर्णित करेंगे? तो हम ये जो संस्कृतिकरण है इसे कैसे हम उत्तम ढंग से संस्कृति ग्रहण, सामाजिक एकीकरण और आत्मसात को हम कर सकते हैं? तो सामंजस्य के रूप में। कैसे कर सकते हैं? सामंजस्य के रूप में। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या नहीं होता है? तो एक संस्कृति अच्छी अथवा बुरी दोनों ही है, ये पूर्ववर्तीता से संबंधित है, यह स्थान से संबंधित है, या फिर यह एक समूह के भूतकालीन पूर्व कल्पित है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक संस्कृति अच्छी अथवा बुरी दोनों ही है, ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत नहीं होती, इसमें इसका समावेश हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज सदृश्यता की सामूहिक चेतना है, यह कथन किसका है? क्या है कि समाज सदृश्यता की सामूहिक चेतना है? स्पेंसर, गेडिंग्स, दुर्खिम या मैकआइवर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेडिंग्स। इन्होंने कहा है कि समाज के संदर्भ में ये परिभाषा दी थी कि समाज स्वयं का एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें व्यक्ति जो रहते हैं वो एक दूसरे से समसंबंध करते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषताएं क्या है? प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषताएं क्या है? तो स्वार्थों का तादात्म्य। क्या है? स्वार्थों का तादात्म्य, ये आवश्यक विशेषता है, प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है। बाकी मतलब स्वार्थ व्यक्तियों के तादात्म्य का मतलब व्यक्तियों के बीच स्वार्थ हमें देखने को नहीं मिलता है। संदर्भ समूह प्रत्यय की विवेचना सर्वप्रथम किन के द्वारा की गई थी? तो हर्बर्ट हाइमन के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या क्या कथन है हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या दिया गया है कि समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त हैं, समाज तथा समुदाय दोनों ही अमूर्त है। तो इसे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका समुदाय मूर्त है जबकि समाज जो है वो अमूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है? समुदाय का उदाहरण क्या है? भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय समाज, श्रमिक संघ, बनारसी के बंगाली ब्राह्मण, ये कौन सा है? समुदाय का उदाहरण है। तो आपको ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि ये बनारसी के जो बंगाली ब्राह्मण ये एक प्रकार का समुदाय हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा समिति है? विवाह, विवाह जुलूस, एक स्कूल, एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका जो विवाह क्या होता है? विवाह एक संस्था है, ठीक है, और जो एक स्थानीय कल्याणकारी जो समिति है ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। लिंग, आयु एवं जाति सभी उदाहरण है। ये सब किसके उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति की, प्रदत्त परिस्थिति की, जैविक परिस्थिति की, या फिर आपका सांस्कृतिक परिस्थिति की। तो लिंग, आयु ये सब क्या है? आपका प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि वर्तमान बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलित व्यवहार माना जाएगा? प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना, जाति नियमों का पालन न करना, विधवा पुनर्विवाह का विरोध करना। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका प्रतिबंधित स्तर के संबंधों का
विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मसातकरण आवश्यक रूप से है। आत्मसातकरण आवश्यक रूप से क्या है? तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिस्पर्धा निहित है? किसमें प्रतिस्पर्धा है? कुश्ती मैच, मोहन बागान तथा मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के मध्य फुटबॉल मैच, एक जनजातीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, प्रादेशिक लोकसभा में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी। प्रतिस्पर्धा किसमें हमें देखने को मिलती है? तो प्रतिस्पर्धा जो है वो असहगामी तथा अचेतन प्रक्रिया होती है, कंपटीशन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समाज का कौन सा अचेतन नियंत्रण जन क्षमता पर लगाया जाता है? जन क्षमता पर लगाए जाने वाला अनियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर सी यानी यौन क्रिया के वर्जनात्मक प्रतिबंध, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हमारे समाज में अचेतन नियंत्रण लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि उस कारक को इंगित कीजिए जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। जनसंख्या घनत्व को कौन प्रभावित नहीं करता है? प्रदूषण, जलवायु, भूमि की उर्वरता या स्थल की सतह। तो प्रदूषण जो है ये प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है नातेदारी संबंधों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला रक्त संबंधी है, तो दूसरा कैसा हो जाएगा? विवाह संबंधी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उपवन। राष्ट्रीय उपवन कीवर्ड हो गया, किनके द्वारा दिया गया है? तो वेरियर एल्विन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा धारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को विशेष स्थिति प्रदान करता है? तो 46, 330 और 332 ये तीनों ही प्रदान करता है। जहां संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 46 है ये किसकी बात करता है? तो यह राज्य जनता के जो दुर्बल वर्ग की विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो अनुसूचित जनजाति हैं उसको शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का विशेष सावधानी से उसको अभिवृद्धि करेगा, इसके संदर्भ में बात करता है। सभी इस प्रकार के शोषणों से रक्षा करने की बात करता है। वही अनुच्छेद 330 का संबंध लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण का बात करता है। और 332 का संबंध होता है राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करना। 330 हो गया लोकसभा का और 332 हो गया आपका राज्यसभा का। तो ये तीनों ही हो जाएगा। और 46 शोषण से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से 427 मान्यता प्राप्त समूह हैं। तो किसके मान्यता प्राप्त समूह हैं? आपका अनुसूचित जनजातियों के। किसके? तो अनुसूचित जनजातियों के 427 मान्यता प्राप्त हैं। जब 1950 में जब इनका अध्ययन किया गया तो अनुसूचितों की जो संख्या थी, जनजातियों की जो संख्या थी वो 212 थी। और जब 1971 में अध्ययन किया गया तब कितना हो गया था? तो 427 हो गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जनजातियों की कौन सी विशेषता नहीं है? जनजातियों की किसको हम विशेषता नहीं मानेंगे? तो असमानता को। B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया था? तो उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन कल्याण संघ की स्थापना की थी। इसके संदर्भ में वे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जनजाति की देशी संस्कृति का पुनः प्रचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो देशीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? देशीयता कहलाता है। नेक्स्ट है मेलिनोवस्की के अनुसार जादुई विश्वास किन निम्नलिखित स्थितियों से उत्पन्न होता है? अनिश्चितताओं पर नियंत्रण पाने के लिए, विश्वासों में वृद्धि करने के लिए, चिंताएं कम करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी स्थिति में। तो कैसा ये होता है? तो मेलिनोवस्की के अनुसार जब मनुष्य इच्छा अनुकूल परिणाम को पाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं पाता है तो जादू ये सब चीज़ों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधक है? कौन सा कारक यहाँ पे बाधक होगा राष्ट्र निर्माण में? समूह की अनेकता, क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विशिष्टताएं, जातिवाद या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति व्यवस्था, ये हो जाएगा। दलित वर्ग कल्याण लिंग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी?
तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, अपनी संस्कृति की परिभाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक सुपरिचित है? संस्कृति, ये जो शब्द जैसे ही आता है तो हमारे दिमाग में किनका नाम आता है? टायलर का नाम आता है। उन्होंने इसके संदर्भ में संपूर्ण व्याख्या की थी। निम्नलिखित में से सदस्यता किसमें निहित नहीं होती है? किसके सदस्यता हम लोग नहीं बनते हैं? तो किसके नहीं बनते हैं? तो संस्थाओं के। किसके नहीं बनते हैं? तो संस्थाओं के सदस्यता नहीं बनते हैं। संस्था कार्य प्रणाली का स्थापित स्वरूप होता है जिसमें सदस्यता का बोध नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक ने भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की है? धार्मिक विश्वास, सजातीय अंतर्विवाह, पश्चिमीकरण या परिवहन के साधनों का विकास। तो जो अपनी जाति के अंतर्गत विवाह है, ये क्या करता है कि अपनी जाति के अंतर्गत जो विवाह है ये सामाजिक जो भारतीय जाति व्यवस्था है उसको बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 3 प्रकार के जादू, उत्पादक, संरचनात्मक एवं घातक जादू के बारे में वर्णन किया है? जादू के बारे में किनके द्वारा किया गया है? तो एस.सी. दुबे ने। ठीक है, किसने किया था? एस.सी. दुबे ने। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उन्होंने जादू के उत्पादक, संरचनात्मक एवं घातक, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और जेम्स फ्रेजर भी जादू से रिलेटेड, उनका जो गोल्डन बॉब पुस्तक है उसमें उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने अनुकरणात्मक एवं संक्रामक जादू है उसके अंतर्गत विभेद किया था। ठीक है, तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण इस शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? रॉस के द्वारा। उनकी जो पुस्तक थी सोशल कंट्रोल, इसमें उन्होंने 1901 में इस शब्द का प्रयोग किया था, सामाजिक नियंत्रण का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संस्कृति का भाग नहीं है? किसको हम संस्कृति का भाग नहीं मानते हैं? तो रेल पथ ये जो हो जाएगा ये सभ्यता का भाग होगा। ठीक है, कि हाँ ऐसी सभ्यता हुई होगी, लेकिन ये संस्कृति का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं करता है? ग्रामीण व्यवस्था में अंशदान नहीं करता है। गृह उद्योग, पशुपालन, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता या निजी धन उधार देने का प्रचलन। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं करता है ये निजी धन उधार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा है कि व्यक्तियों की संस्कृति का मात्र निर्धारक उत्पादन प्रणाली है? ये किनके द्वारा किया गया है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति का सूचक नहीं है? किसको हम परिस्थिति का सूचक नहीं मानेंगे? तो श्रमिक वर्ग को। श्रमिक वर्ग जो है ये परिस्थिति का सूचक नहीं होता है, बल्कि नाइटहुड, उसके बाद भारत रत्न, पंडित, ये सब क्या है? परिस्थिति है, ये सब अर्जित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठा का सुख लेता है? किसको प्रतिष्ठा के अंतर्गत बोला जाता है? तो एक धनी व्यापारी, एक डॉक्टर जो निजी तौर पर व्यवसाय करता है, एक दलाल या दंडाधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दंडाधिकारी। नेक्स्ट है, समाज के विकास की 3 स्थितियाँ क्रमशः असभ्यता, बर्बरता तथा सभ्यता, यह किनके द्वारा बोला गया है? तो किनके द्वारा बोला गया है? मॉर्गन महोदय के द्वारा। उनके अनुसार समाज का जो उद्विकास हुआ है वो समरेखीय रूप में हुआ है और एक निश्चित क्रम के अनुसार हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक पद्धति है? औपचारिक नहीं, अनौपचारिक। विश्वास, अपपीड़न, कानून या शिक्षा। तो क्या हो जाएगा आपका? विश्वास। ये अब अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा। अनौपचारिक, जबकि जो अवपीड़न, कानून, शिक्षा, राज्य, ये सब औपचारिक फॉर्मल के अंतर्गत आएंगे। नगरों तथा कस्बों के अस्तित्व में आने का कारण क्या है? तो औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण। किसके कारण? औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गांधी राज्य की अवधारणा है? धर्मतंत्र, प्रजातंत्र, सहकारी विकेंद्रीकरण या स्वराज। तो क्या हो जाएगा? सहकारी विकेंद्रीकरण जो है यह आपका गांधी राज्य की एक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणी तथा पर्यावरण के मध्य संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राणी तथा पर्यावरण के मध्य जो अध्ययन होगा उसको क्या कहा जाता है? स्थलाकृति विज्ञान, भूगोल, परिस्थिति विज्ञान या प्राणी विज्ञान। तो उसको क्या कहा जाता है? स्थलाकृति